हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया। लास्ट जो लेक्चर था इसमें हमने फर्टिलाइजेशन व इसके जो मैकेनिज़्म है इसके 2 स्टेप्स पढ़े थे। जो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज़्म होती है इसमें टोटल 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पहले स्टेप में स्पर्म ओवा को अप्रोच करता है। सेकंड स्टेप में कैपेसिएशन एंड कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन जो रिएक्शन थी वह पढ़ी। थर्ड है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। फोर्थ है एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड फिफ्थ है माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो थर्ड स्टेप है वह पढ़ेंगे एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। तो आपने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है तो ओवुलेशन की प्रक्रिया में एग ना रिलीज़ होकर के सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसे हम नॉर्मली एग कह देते हैं। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है यह क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन से आवृत रहता है। तो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साथ ही साथ में कुछ सेकेंडरी मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली जो लेक्चर्स हुए उनके अंदर। तो मेनली क्या होता है कि जो पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं और साथ ही साथ निडेरियंस के जो एनिमल्स होते हैं इनके एग में हमें इस तरह की मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके अलावा जितने भी जो एनिमल्स हैं उन सब के एग में हमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ ही साथ इसके बाहर जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स होती हैं यह देखने को मिलती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि जो एग है वह स्पर्म है ये क्या करता है, एग को अप्रोच करता है और इसके बाद में जो शुक्राणु का जो न्यूक्लियस पार्ट है ये क्या होता है, एग में प्रवेश कर जाता है। तो इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में फिजिकल जो रिएक्शंस देखने को मिलती है उसके साथ साथ में अन्य रिएक्शंस भी देखने को मिलती है। तो जो स्पर्म है वह एग में किस प्रकार प्रवेश करता है इसके कुछ मेथड्स हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड है माइक्रोपाइल के द्वारा। तो माइक्रोपाइल क्या होता है कि जो एग होते हैं, कुछ एग जो कि सेकेंडरी मेम्ब्रेन से आवृत रहते हैं, इनके बाहर एक छेद पाया जाता है। इस छेद को हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। तो जो एग होते हैं इनमें ये छेद एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक पहली जो मेथड है वह तो है कि माइक्रोपाइल के द्वारा स्पर्म क्या करेगा, एग में प्रवेश कर जाएगा। सेकंड जो है मेथड वह है कि कुछ लयन पदार्थ या जो लाइटिक सब्सटेंस होते हैं इनकी हेल्प से किस तरह से जो स्पर्म है वह एग में प्रवेश करता है। तो जैसे कुछ एनिमल्स हैं, विशेषकर जैसे माइटिलिस है, तो इनके जो स्पर्म होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइटिक सब्सटेंस उत्पन्न करते हैं। और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये कैसे एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन क्या करते हैं, जो स्पर्म लाइसिन है ये स्पर्म का जो एक्रोसोमल जो सबसे फ्रंट जो पार्ट है एक्रोसोम उसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये लाइसिन जो स्पर्म लाइसिन्स हैं ये अंडावरण को पचित करते हैं और उसके बाद में जो स्पर्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचने में स्पर्म को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मेथड हाइलुरोनिडेज की हेल्प से। तो मैमल्स का जो एग होता है इनके बाहर हमको कोरोना रेडिएटा की लेयर देखने को मिलती है। तो यह जो लेयर होती है इसके प्रेजेंस के कारण जो स्पर्म है वह एग तक अप्रोच नहीं कर पाता। तो देखने को क्या मिलता है कि जब कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं इनके मिड में हाइलुरोनिक एसिड पदार्थ प्रेजेंट होता है। तो जो शुक्राणु है, स्पर्म है, इसकी जो एक्रोसोम है इसके द्वारा एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है कि कोरोना रेडिएटा की सेल्स के मध्य उपस्थित हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं, एग दूर दूर हो जाती है और स्पर्म क्या करता है, अपना मार्ग बना लेता है। और फोर्थ है इसके अंदर मेथड में एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि जब शुक्राणु स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो एग से शुक्राणु के एक्रोसोम में स्पेसिफिक टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं इन्हीं हम एक्रोसोमल रिएक्शंस कहते हैं। एक्रोसोमल क्रिया कई जंतुओं में तो समान होती है, फिर भी कुछ में भिन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है। हम जो स्टडी कर रहे हैं वह है, सामने जो आपके डायग्राम दिया हुआ है यह है सैकोग्लोसस का। सैकोग्लोसस में
किस तरह से एक्रोसोमल रिएक्शन होती है ये देख सकते हैं इस डायग्राम में हम। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जो है स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। तो स्पर्म में एक्रोसोम है फ्रंट पे और एक्रोसोम के अंदर एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अंडाणु झिल्ली व एक्रोसोम झिल्ली का जो शीर्षस्थ जो क्षेत्र है इसमें क्या होता है, विलय होता है तथा शीर्षस्थ क्षेत्र बनता है जिसके द्वारा एक्रोसोमल आशय में उपस्थित पदार्थ अंडाणु में प्रवेश करते हैं। अंडाणु आवरण व एक्रोसोम झिल्ली छिद्र के पास जुड़ जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसके बाद में जो एक्रोसोमल वेसाइकल में जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और शुक्राणु को प्रवेश में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वह एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का निर्माण करेगी और यह ट्यूब्यूल अपनी लंबाई में वृद्धि करेगी और कुछ एंजाइम्स को मुक्त करेगी। एक्रोसोमल नलिका अंडावरणों को भेद कर प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाती है और अंत में एक्रोसोमल नलिका की झिल्ली व अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली है इन दोनों का समेकन हो जाता है। और इसी के साथ में क्या हो जाता है कि जैसे ही जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आती है तो एग में एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारा फर्टिलाइजेशन का फोर्थ स्टेप है वह है एक्टिवेशन ऑफ ओवन या अंडाणु का सक्रियण। जब अभी जैसा हमने बताया कि जब स्पर्म के एक्रोसोम की एक्रोसोमल जो ट्यूब्यूल है यह एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आएगी तो जो ओवम है इसका एक्टिवेशन अंडाणु के सक्रियण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले तो देखते हैं हम एक फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का यहाँ पे निर्माण होता है। थर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि कोशिका संलयन के पश्चात जो एग है उसकी सरफेस पे क्या होता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है इसमें एक बल्ज देखने को मिलता है, एक उभार हमें देखने को मिलता है। इस उभार को ही हम फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से जानते हैं। इसका जो शेप होता है वह कोन के आकार का होता है। कभी कभी ये कैसा होता है, बेलनाकार या लंबे तंतु के समान भी हो सकता है। जो फर्टिलाइजेशन कोन है यह शुक्राणु को स्पर्म को इंगल्फ करता है और रिट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रकार जो एग है इसका साइटोप्लाज्म स्पर्म को अंदर खींच लेता है। अधिकतर जो जंतु होते हैं इनमें शुक्राणु का शीर्ष व मध्य भाग ही अंडाणु में प्रवेश करता है तथा पूंछ बाहर ही त्याग दी जाती है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं इसमें पूरा स्पर्म है यह क्या करता है, एग के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर हम बात करें निरीज की तो निरीज में जो हेड और जो फ्रंट जो सेंट्रियोल है ओनली यही पार्ट एग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में जैसे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण हुआ और फर्टिलाइजेशन कोन के निर्माण के जस्ट बाद में जो एग होता है इसका जो आउटर साइटोप्लाज्म है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी चेंजेस को हम कॉर्टिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं और इन रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। यह जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनती है तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के मध्य में जो अवकाश मिलता है उसे हम पेरीवाइटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। यह जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और पेरीवाइटेलाइन स्पेस है ये क्या करता है, जो अतिरिक्त जो शुक्राणु हैं इनके प्रवेश को रोकता है। यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम जो सी अर्चिन है इसके अंडाणु में निषेचन कला जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसके निर्माण का अध्ययन करते हैं। तो जो अनिषेचित जो अंडाणु होता है इसमें वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे ये घिरा हुआ रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट जो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं।
निषेचन कला के निर्माण के दौरान कुछ इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है यह प्लाज्मा झिल्ली से अलग होकर के आउटर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिड में एक स्पेस जनरेट होता है जिसे हम पेरीवाइटेलाइन स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एक्रोसोमल जो नलिका है, ये जो नलिका एक्रोसोमल नलिका के अंडाणु प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आते ही ये कोर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, फट जाते हैं और इनके फटने के परिणाम स्वरूप इनमें संग्रहित जो पदार्थ होते हैं ये मुक्त हो जाता है। ये पदार्थ कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं, कुछ डार्क डेंस और लैमलर एंड फोल्डेड पार्ट्स ऑफ जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ करके इसकी मोटाई में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के फटने से ग्लोब्यूल्स रिलीज होती हैं। ये ग्लोब्यूल्स जो हाइलाइन लेयर होती है इसका निर्माण करती है। यह लेयर प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। इसके साथ में जो ग्लोब्यूल्स है ये जाकर के क्या करते हैं, संयोजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड जो मटेरियल होता है, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के फटने से जो लिक्विड मटेरियल बाहर आता है यह मटेरियल जाकर के पेरीवाइटेलिन स्पेस में भर जाता है और यह जो द्रव्य होता है यह पॉलीम्यूकोसैकेराइड और जल से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ ओवम का मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। उपापचय जो सक्रियण हमें देखने को मिलता है। जैसे ही स्पर्म एग के अंदर प्रवेश करता है तो कुछ जो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन जो हमें देखने को मिलता है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या चेंज आता है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो इसकी परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो पारगम्यता है इसके अंदर चेंज हो जाता है। यह मेम्ब्रेन जल जो वाटर है, इथाइलिन है, ग्लाइकोल, फास्फेट और जो पोटेशियम आयन होते हैं इनके लिए इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें आयनिक चेंजेस। अंडाणु के सक्रियण के परिणाम स्वरूप आयन जो कंसंट्रेशन है उसमें परिवर्तन हो जाता है और जो फर्टिलाइज जो एग होता है इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम व कैल्शियम आयन की सांद्रता चेंज हो जाती है। थर्ड है चेंज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर में परिवर्तन। जो फर्टिलाइज जो एग होता है इसमें ऑक्सीजन की जो खपत होती है ये बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोएंजाइम चेंजेस। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म की एंट्री क्या करती है, जो एग में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं इनको एक्टिवेट कर देती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाता है, जो कि एग के डेवलपमेंट के लिए और एग में होने वाले जो चेंजेस होते हैं इनके लिए जो नेसेसरी जो एनर्जी होती है वह प्रोवाइड करने का कार्य करता है। नेक्स्ट चेंज होता है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की जो दर होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो रेट होती है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इसके साथ में केंद्रक विभाजन का उत्प्रेरण या इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं ओवुलेशन के पश्चात में सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, जो कि क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में रहता है। तो जैसे ही जब स्पर्म एग को अप्रोच करता है तो एग का एक्टिवेशन होता है और उसके फलस्वरूप जो अब तक एग जो सेकेंडरी ओसाइट था अब तक मेटाफेज स्टेज में था, इसमें सेकेंडरी जो मैच्योरेशन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, या हम कहें सेकेंड जो मियोसिस है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक एग और सेकेंडरी जो पोलर बॉडी है उसका निर्माण हो जाता है। यह जो एग होता है इसका सेंटर एग अंडाणु का जो केंद्रक होता है यह पूर्व केंद्रक या प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। तो आज की जो क्लास थी, लेक्चर था, नेक्स्ट इसका एक स्टेप जो आएगा, फिफ्थ स्टेप फर्टिलाइजेशन का, उसमें हम पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस। आज का जो लेक्चर था
इसमें हमने देखा थर्ड और फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप में जो एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन देखा और फोर्थ में हमने एक्टिवेशन ऑफ ओवम देखा। धन्यवाद।